हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस पे चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरा चौहान। दोस्तों, यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं जो दृष्टि आइज की क्विक बुक कर रहे हैं, जिसमें हमारा चल रहा है भारत और विश्व का भूगोल, और जिसमें हम कर रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी यानी कि भारत का भूगोल। चैप्टर 3 पार्ट 5 करेंगे। यहाँ पे भू आकृतिक प्रदेश चल रहा है हमारा। व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं। अगर कोई क्वेरी है, हेल्प चाहिए तो आप व्हाट्सएप करके वो हेल्प मांग सकते हैं। क्वेरी है उसे मैं सॉल्व कर सकती हूँ अगर मैं कर पाऊँगी तो। बात करते हैं सिलेबस की। भारत का भूगोल चैप्टर नंबर 3 अभी फ़िलहाल हमारा चल रहा है, ठीक है। उसके बाद अभी इसमें टोटल है 17 चैप्टर्स हैं। यहाँ एक बार आप लोग जो है सिलेबस देख लीजिए। और गाइस, अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, तो हम लोगों को आगे भी देख लीजिए, हमें आगे क्या क्या पढ़ना है। एटलीस्ट आप लोग को टॉपिक पता होने चाहिए कि क्या क्या टॉपिक्स हैं, ठीक है। चलिए, अब हम क्या करते हैं ना दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। जो कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 वो आकृतिक देखिए गाइस, यहाँ पे हमने बात करी थी केंद्रीय उच्च भूमि की, पूर्वी पठार की बात करी थी। अब हम बात करेंगे उत्तर पूर्वी पठार, फिर दक्कन का पठार देखेंगे हम लोग। तो दोस्तों, यहाँ है उत्तर पूर्वी पठार। यहाँ पे आता है आपका मेघालय पठार। यानी कि जब आप भारत का मैप ऐसे करके बनाते हैं तो यहाँ पे जब आप ऐसे बनाते हैं ना, तो यहाँ पे आता है मेघालय। मतलब जो आपका प्रायद्वीपीय पठार है ना, उसी का आधा पार्ट जो टूट आपको मेघालय में मिल जाएगा, थोड़ा सा पार्ट, ठीक है। तो मेघालय का पठार, इसकी उत्पत्ति और संरचना की दृष्टि से मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का ही क्या है, पूर्वी विस्तार है। अच्छा, राजमहल गारो गैप, या फिर आप कह सकते हैं मालदा गैप से ये अलग होता है। मतलब ऐसे है कुछ, ठीक है। तो ये किस तरह से बना हुआ है, फिर से मैं बनाती हूँ। तो यहाँ है सपोज, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा का पूरा प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है। और इस गैप, ये गैप है बीच में, ठीक है। उसके बाद ये मेघालय का पठार है। तो इस गैप को इसने बताया क्या बोला, यहाँ पे है राजमहल पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पे है गारो, तो इसको बोल दिए थे राजमहल गारो गैप या फिर मालदा गैप। राजमहल गारो गैप या फिर मालदा। इस पठार में क्या है, पश्चिम से पूर्व की तरफ जो पहाड़ियाँ हैं, देखिए गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों की तीनों कहाँ पे है, मेघालय में है। अच्छा, गारो, खासी, जयंतिया और मिक्कर, ये सब आपको कहाँ मिलेगी, मेघालय में मिलेगी। और ये क्या है आपकी, क्या है, प्राचीन चट्टान है। अच्छा, इसने कहा गारो, खासी, जयंतिया इस पठार में निवास करने वाले प्रमुख जनजातियां हैं। मतलब इन जनजाति के नाम पे, मतलब इस पहाड़ी का नाम गारो जनजाति है, और यहाँ पे खासी और जो है जयंतिया जनजाति रहती है। तो यहाँ पे पहाड़ भी ऐसे ही हैं, गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अब इसने कहा जो खासी पर्वतीय क्षेत्र का जो है कीप रूपी स्वरूप में अवस्थित होने के कारण यहाँ औसत से अधिक जो है वर्षा होती है, ठीक है। यहाँ इस तरह से है खासी पहाड़ी, और यहाँ से देखिए क्या होता है ना गाइस, जब आप ऐसे करके बनाते हैं ना इस तरह से, तो यहाँ पे है गारो, खासी, जयंतिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो हवाएं हैं ना, वो इस तरह से चलती हुई जाती है, मौसमी हवाएं, और यहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा यहाँ पे कर देती है, ठीक है। और यही कारण है कि जो खासी पहाड़ी है उसके दक्षिण में स्थित क्या है, मौसिन राम, या फिर आप कह सकते हैं चेरापूंजी। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं पे होती है। इनफैक्ट फर्स्ट नंबर पे आ गया है मौसिन राम। सब भारत में सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। यहाँ धारवाड़ संरचना से निर्मित क्या होती है, शिलोंग रेंज। शिलोंग देखिए, आप वैसे भी जानते हैं मेघालय की राजधानी है। तो शिलोंग रेंज सबसे ऊंचा क्या है आपका पर्वतीय क्षेत्र है। इसे शिलोंग का पठार के नाम से भी जाना जाता है। तो इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी को हम क्या बोलते हैं, नॉकरेक बोलते हैं, मेघालय में उपस्थित है। तो कैसे, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई कि यहाँ शिलोंग रेंज सबसे ऊंची चोटी, नॉकरेक, ये इंपॉर्टेंट है, दोनों बात याद रखिएगा। औसत से अधिक वर्षा होने के कारण यहाँ पे कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लेटराइट। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन, याद रखिएगा। जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पे जो मिट्टी पाई जाती है उसका नाम है लेटराइट। ये सब भी हम पढ़ेंगे मिट्टियों के बारे में, ठीक है। और वनों के बारे में भी पढ़ेंगे। तो जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो सदाबहार वन होते हैं। अच्छा, मालदा गैप की बात करते हैं या राजमहल गारो गैप की बात करते हैं। तो इसने कहा कि जो प्रायद्वीपीय भारत के संचलन, मतलब जब वो चलता है, जब पृथ्वी चल रही थी या ये वाला पार्ट जो चल रहा था, इसके दौरान क्या होता है, धंसाव की प्रक्रिया होती है, और यहाँ पे क्या बन जाता है, गैप बन जाता है। जिसके कारण क्या, इसके द्वारा क्या होता है, छोटा नागपुर का एक है राजमहल पर्वत, और मेघालय का जो है गारो पर्वत,
ये दोनों अलग हो जाते हैं। मतलब ये पूरा पर्वत एक था, यहाँ पे बन गया गैप, यहाँ पे बन गया गैप, तो राजमहल यहाँ रह गया और गारो यहाँ आ गया, तो इसे हम बोल देते हैं राजमहल गारो गैप। और पश्चिम बंगाल में इसे क्या बोलते हैं, मालदा गैप बोलते हैं। वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, मालदा गैप। अच्छा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाए गए जो अवसाद हैं उसका क्या है, मालदा राजमहल गैप में निक्षेप से जो है डेल्टाई मैदान का निर्माण हुआ है। मतलब यहाँ पे डेल्टा बना है और इसमें जो अवस्ताद हैं वो कहाँ से आ रहे हैं, गंगा ब्रह्मपुत्र नदी से आ रहे हैं। ठीक, गंगा नदी ऐसे ला रही है और ब्रह्मपुत्र नदी ऐसे ला रही है और इस गैप को भर रही है। तो इस डेल्टाई मैदान मतलब भर क्या रही है, यहाँ मिट्टी ला रही है, तो इससे क्या बन गया, डेल्टाई मैदान। तो इसमें क्या है, कौन सी मिट्टी होती है, पीट मृदा है। ठीक है, अब यहाँ पे कौन सी वनस्पति होती है, मैंग्रोव वनस्पति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये जो है यहाँ पे सुंदरबन, मतलब यहाँ पाए जाने वाला जो सुंदरबन है, भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता मिलती है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ डेल्टा बना है, मिट्टी है पीट मिट्टी, वनस्पति है मैंग्रोव, यहाँ पे बन गया सुंदरवन। ठीक है, अब नेक्स्ट है दक्कन का पठार। तो गाइस, केंद्रीय उच्च भूमि पढ़ ली, पूर्वी पठार पढ़ लिया, उत्तर पूर्वी में अपने मेघालय पढ़ लिया। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ने जा रहे हैं दक्कन का पठार। दक्कन का पठार की अगर बात करें तो ये जो है इसका विस्तार ताप्ती नदी से के दक्षिण में त्रिभुजाकार है। ठीक है, तो जो ताप्ती नदी हमने कहा अमरकंटक पहाड़ी से ऐसे नर्मदा भी निकलती है, ऐसे ताप्ती निकलती है, तो ताप्ती के दक्षिण में आप जाइए तो इस तरह से आपको मिल जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, तो इसमें क्या क्या आता है, दक्कन ट्रैप आता है, कर्नाटक का पठार आता है और आंध्रा का पठार आता है। तो गाइस, अगर आप ऐसे करके भारत का मैप बनाते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए आंध्र प्रदेश आता है, यहाँ पर मान लीजिए कर्नाटका आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ऊपर मान लीजिए। ठीक है, इतने में आपको मिल जाएगा दक्कन का पठार। ठीक है, दक्कन ट्रैप। अच्छा, दक्कन ट्रैप की बात करते हैं तो इसमें कहा महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान से निर्मित संरचना होने के कारण यहाँ की जो मिट्टी है वो हो गई काली मिट्टी। ठीक है, और यहाँ पे क्या होता है, कपास होता है, सबसे ज़्यादा कपास हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, महाराष्ट्र में कौन सी चट्टान है, दक्कन ट्रैप की बात कर रहे हैं, तो दक्कन ट्रैप कहाँ है, तो देखिए महाराष्ट्र आपको पता है, मैप में देखिए नहीं पता है तो महाराष्ट्र में बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान से बनती है, टूट फूट से बनती है काली मिट्टी, काली मिट्टी में कपास होती है। अच्छा, इसका विस्तार इसने लिखा है कि 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के है उत्तर पूर्व में नागपुर तक है। ठीक है, ये खतरनाक बात हो गई, मत पढ़िए, याद रखने की ऐसी जरूरत नहीं। तो इसमें क्या है, गोदावरी नदी के अववाहित होती, मतलब इस पठार से क्या निकलती है, गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी किस तरह से बहती है, पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है। महाराष्ट्र से निकलती है गोदावरी और कहाँ, बंगाल की खाड़ी में जाके गिर जाती है। ठीक है, तो ये यहीं से निकलती है दक्कन ट्रैप से। अब इसमें लिखा है सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र, ये जो पहाड़ियाँ हैं यहीं पे आपको मिलेंगी, सतमाला, अजंता, बालाघाट, हरिश्चंद्र। तो गाइस, ये जो पहाड़ियाँ हैं ना वो आपको यहीं कहीं मिल जाएंगी सारी, इसमें तो बनी नहीं है और बुक में कहीं दे भी नहीं रखा, तो यहीं कहीं आपको ना सारी पहाड़ी मिल जाएगी। ये आप लोग मैप में देख लीजिएगा। ठीक है, तो अब इसने कहा क्योंकि मैं बार बार मैप खोलूँगी तो वैसे ही वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, तो ये करने से और लंबी होगी। अब यहाँ पर आ जाते हैं हम कर्नाटका के पठार पर। ठीक है, तो हमने तीन देखे थे, 3 पार्ट में था, 3 सब पार्ट्स थे इसके। एक तो हो गया दक्कन ट्रैप, आपको महाराष्ट्र में देख लिया आपने, फिर कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप ऐसा समझिए ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपने महाराष्ट्र लिख दिया, यहाँ पे आपने कर्नाटका लिख दिया, यहाँ पे आपने आंध्र प्रदेश मिलेगा, यहाँ पे आपको दक्कन का पठार मिलेगा। अब देखिए कर्नाटका का पठार देखिए इसी में, तो इसने कर्नाटका के पठारी क्षेत्र में पश्चिमी घाट से संलग्न पर्वतीय और पठारी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मलनाड बोलते हैं। अच्छा, पश्चिमी घाट क्या होता है, जो अगर आप भारत ऐसे बनाते हैं तो ये वाला साइड जो होता है वो पश्चिमी घाट है। तो पश्चिमी घाट से संलग्न जो पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र है इसको इसने कर्नाटका में क्या बोला, मलनाड बोला। ठीक है, इसने कहा बाबा बूदान एक पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ सबसे ऊँची पर्वतीय क्षेत्र है, क्या बाबा बूदान, इंपॉर्टेंट बात हो गई गाइस, इंपॉर्टेंट बात हो गई कर्नाटका में। ठीक है, फिर है मुल्लयानगिरी यानी कि मुलनगिरी, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, किसकी, बाबा बूदान की सबसे ऊंची चोटी हो गई। ऑक्सफोर्ड एटलस में कुंद्रेमुख को बाबा बूदान की सबसे ऊंची चोटी बोला है। तो गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि आपको कुंद्रेमुख याद करना चाहिए। देखिए, ऑक्सफोर्ड की जो एटलस है उसको ज़्यादातर लोग देखते हैं। ठीक है, तो कुंद्रेमुख याद रखिएगा। बाबा बूदान देखिए कर्नाटका में एक पर्वतीय क्षेत्र है बाबा बूदान, उसकी सबसे ऊंची चोटी कुंद्रेमुख, ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, फिर है मलनाड की अगर हम बात करें, इसमें मलनाड अभी हमने मलनाड कैसे बोला, जो आपका अभी हमने देखा था ना, पश्चिमी घाट से संलग्न जो पर्वतीय और पठारी क्षेत्र है मलनाड। ठीक है, अब इसने कहा मलनाड से संलग्न जो पूर्व में क्या है, अपेक्षाकृत कम ऊँचे पठारी क्षेत्र को क्या बोलते हैं, मैदान बोलते हैं, जिसकी ऊंचाई मैदानी क्षेत्र को
मतलब इसने कहा जिसमें जो है औसत से अधिक ऊंचे मैदानी क्षेत्र को हम बोलते हैं बेंगलुरु का पठार और मैसूर का पठार। तो देखिएगा बेंगलोर और मैसूर को ही बोल दिया इसने। बेंगलोर भी एक पठार पे ही है, मैसूर भी एक पठार पे है, तो बेंगलोर का पठार हो गया। मलनाड से ही सटा हुआ है, यानी कि अब बेंगलोर से भी समुद्र बहुत दूर नहीं है, मैसूर से भी नहीं है, ठीक है। कर्नाटका में धारवाड़ संरचना का विकास हो रहा है, ठीक है, विकास हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, धात्विक खनिज जो है अच्छी खासी धारवाड़ में सबसे ज़्यादा जो है धारवाड़ में आपको धात्विक खनिज मिल जाएगा। तो कर्नाटका में धारवाड़ संरचना है, उसमें धात्विक खनिज है। यहाँ जो है लौह अयस्क सबसे ज़्यादा मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? लौह अयस्क मिल जाएगा, और जिसके लिए बाबा बुदान पर्वतीय क्षेत्र सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मैसूर के पठार में क्या है, कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र है, मतलब मैसूर के पठार में आपको कावेरी नदी का अपवाह क्षेत्र मिल जाएगा। कृष्णा, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा, ये इसकी क्या है प्रमुख, मतलब यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं। शरावती नदी देखिए फिर से याद रखिएगा, कई सारी नदियाँ इंपॉर्टेंट है, कृष्णा भी इंपॉर्टेंट है, कावेरी, तुंगभद्रा, शरावती, भीमा, ये सारी पाँचों की पाँचों नदियाँ इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ मिल जाएंगी आपको। शरावती नदी पर भारत का महत्वपूर्ण जलप्रपात है, जिसको हम बोलते हैं जोग, ठीक है, जोग या फिर है गरसोप्पा। तो गाइस ये हो गई बहुत 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 इंपॉर्टेंट बात। जो आपका ये जलप्रपात है जोग या गरसोप्पा किस नदी पे है? शरावती नदी पर है, शरावती नदी, कर्नाटका, ठीक है। अब इसे महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट। फिर इसमें कुंचिकल जलप्रपात जो है भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जिसकी कितने मीटर है? 455 मीटर ऊंचा है। यहाँ पे शिमोगा जिले कर्नाटका में है, वाराही नदी पर है, ठीक है, मतलब जो वाराही नदी है उससे आपका कुंचिकुल जलप्रपात निकलता है, और ये कितना ऊंचा है ये भी दे रखा है, कर्नाटका शिमोगा जिले में है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे आता है आंध्रा का पठार, ठीक है। हमने कौन कौन सा पढ़ लिया? एक हमने पढ़ लिया दक्कन ट्रैप पढ़ लिया, फिर हमने पढ़ लिया कर्नाटका का पठार पढ़ लिया, फिर हमने देखा आंध्रा का पठार। दक्कन ट्रैप हमने कहाँ पढ़ा था? महाराष्ट्र में, फिर कर्नाटका। अब हम आ जाते हैं आंध्रा का पठार जो है आपका यहाँ पे लिखा है रायलसीमा का पठार, तेलंगाना के पठार दोनों ही आते हैं इसमें। रायलसीमा आपका आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना तो तेलंगाना में ही है, ठीक है। अब इसने कहा कृष्णा नदी जो है, कृष्णा नदी बेसिन के दक्षिण के पठारी क्षेत्र को रायलसीमा का पठार कहते हैं। मतलब इसने कहा ये कृष्णा नदी बहरी, इसके नीचे का जो पठार है वो आपका है रायलसीमा का पठार, जहाँ क्या है वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई, ये पर्वत मिल जाएंगे आपको, वेलिकोंडा, पालकोंडा, नल्लामलाई। तो गाइस यहाँ पे कुछ पता नहीं क्या, यहाँ पे आपको पर्वत ऐसे मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको कृष्णा नदी बहती हुई मिल जाएगी, फिर आपको पालीकोंडा, ये वेलिकोंडा, पालकोंडा और नल्लामलाई ये पर्वत मिल जाएंगे, ठीक है। फिर इसने कहा कि यहाँ पे कहाँ पहुँच गए हम लोग? अब इसने कहा कृष्णा नदी बेसिन के उत्तर में स्थित पठारी क्षेत्र को तेलंगाना का पठार कहते हैं, ठीक है, सिंपल है। कृष्णा नदी के नीचे वाला रायलसीमा, कृष्णा के ऊपर वाला तेलंगाना का पठार। तो रायलसीमा के पठार में आपको कौन कौन से पर्वत मिलेंगे? आपको वेलिकोंडा है, पालकोंडा है, नल्लामलाई इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। कृष्णा और गोदावरी नदी बेसिन के मध्य में क्या है? आपको कोलारू झील मिल जाएगी, जो कि एशिया की सबसे बड़ी दलदली झील है। कृष्णा बह रही है, यहाँ पे आपको मिल जाएगी गोदावरी बहती, गाइस यहाँ से ऐसे करके गोदावरी नदी बह रही है, गोदावरी के नीचे कृष्णा बहती है, ठीक है। तो इसके बीच में आपको झील मिलेगी जिसका नाम है आपका कोलेरू झील, ठीक है। भारत की सबसे बड़ी दलदलीय भूमि है, इंपॉर्टेंट बात। अच्छा, अब यहाँ पे हो गए दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो इस क्षेत्र के अंतर्गत क्या है? केरल, तमिलनाडु की सीमा पर नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम तमिलनाडु में, तथा तमिलनाडु में क्या है? पालनी पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। कौन कौन सी गाइस? नीलगिरी, जैसे आप ये भारत बनाते हैं, ठीक है, तो ये हो गया आपका केरल, ठीक है, ये वाला हो गया आपका तमिलनाडु। अब इसके बीच में पर्वत मिलेंगे आपको कुछ, जैसे नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डमम, और तमिलनाडु वाली साइड पे मिल जाएगा पालनी, पहाड़ियाँ मिल जाएंगी। अब इसने बोला जो नीलगिरी पर्वत है ना, उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? डोडा बेटा, ठीक है। जबकि माँ कुर्ती इसकी दूसरी, ये कोई नहीं पूछ रहा, ठीक है, ये दूसरी सबसे ऊंची चोटी है नीलगिरी की। तो सबसे पहले तो याद रखिए डोडा बेटा। अब इसमें प्रसिद्ध पर्यटन स्थल यानी कि क्या लिखा है? उडगम डल्लम, यानी नॉर्मली आप लोग ऊटी जानते हैं, तो ऊटी आपको नीलगिरी में मिल जाएगा, यानी कि साउथ में मिलेगा, ठीक है। अब इसने कहा, तो ये हो गई नीलगिरी। अब बात करते हैं अन्नामलाई। तो अन्नामलाई पर्वत की जो चोटी है उसका नाम है अनाईमुडी,
क्या नाम है, अनाईमुडी। तो भैया ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। देखिए नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी थी डोडा बेटा, लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है आपकी अनाईमुडी, जो कि अन्नामलाई पर्वत पे है। किस पे है, अन्नामलाई पे मिलेगी, ठीक है। अब इसने लिखा जबकि कार्डमम की बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम पर्वतीय क्षेत्र है, ठीक है। ये केरल और तमिलनाडु की सीमा पर है, यानी कि अगर आप ऐसे बनाए तो सबसे लास्ट में आपको कार्डमम मिल जाएगा। यहाँ पे है आपका केरल, यहाँ है आपका तमिलनाडु। दक्षिण भारत में सबसे लास्ट में आपको मिल जाएगा ये क्या मिलेगा आपको गाइस, कार्डमम हिल मिलेगी, ठीक है। कार्डमम, कार्डमम मतलब इलायची, ठीक है। तो इलायची पहाड़ी भी बोलते हैं इसको। अब इसने कहा नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में क्या है, पालघाट दर्रा। मतलब इसने कहा ये नीलगिरी है, फिर अन्नामलाई है, फिर कार्डमम हिल है, ठीक है। तो इसने कहा जो नीलगिरी है और जो अन्नामलाई है, इसके बीच में जो दर्रा है ना, दर्रा, उसको हम बोलते हैं पालघाट दर्रा, ठीक है। जो पलक्कड़ को कोयम्बतूर से जोड़ता है। जबकि जो अन्नामलाई है, ये वाली अन्नामलाई जो दूसरे नंबर पे है, ये दूसरे नंबर वाली है। सपोज ये पहला नंबर नीलगिरी, दूसरे पे अन्नामलाई, तीसरी है कार्डमम। तो इसने कहा दूसरे नंबर वाली जो अन्नामलाई है और तीसरे नंबर पे जो है कार्डमम है, इसके बीच में क्या है आपका सेनकोटा दर्रा है, ठीक है, जो तिरुवनंतपुरम को मदुरै से जोड़ता है, ठीक है। तो गाइस ये याद रखिएगा कि तो गाइस ऐसा समझिए कि यहाँ पे है नीलगिरी की पहाड़ी, देखिए लिखा हुआ है, उसकी सबसे ऊंची चोटी टोडा बेटा भी लिखा हुआ है। फिर यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे है, तो गाइस यहाँ नीलगिरी, यहाँ पे होगी नीलगिरी, नीलगिरी के ऊपर है टोडा बेटा सबसे ऊंची, फिर है अन्नामलाई, अन्नामलाई में अनाईमुडी और इलायची पहाड़ी है, 3 पहाड़ी है। तो इस नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच में जो दर्रा है, ठीक है, पालघाट, तो पालघाट दर्रा पालघाट दर्रे से आप कहाँ जा सकते हैं, पलक्कड़ से कोयम्बतूर, ठीक है। जो दूसरा इसने कहा अन्नामलाई कार्डमम के बीच में जो दर्रा है उसका नाम है सेनकोटा दर्रा, इससे आप तिरुवनंतपुरम टू मदुरै जा सकते हैं। मतलब तिरुवनंतपुरम मतलब जब ऐसे बनाएंगे तो आप यहाँ पे तिरुवनंतपुरम से मदुरै जा सकते हैं, ठीक है। अब इसने कहा कि प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है यानी कि कोडैकनाल जो है पलानी पहाड़ी पे है, और पलानी हमने कहाँ देखी थी, तमिलनाडु में है, ठीक है। केरल के नीलगिरी पर्वतीय क्षेत्र में स्थित जो शांत घाटी यानी कि जो साइलेंट वैली है, यहाँ की जो जैव विविधता है वो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। कहाँ, केरल में नीलगिरी में साइलेंट घाटी है, यानी कि साइलेंट वैली है, वो जैव विविधता वहाँ की है बहुत ही ज़्यादा। अब देखिए पर्वत और पर्वत कहाँ स्थित है, ये देखिए नीलगिरी कहाँ है गाइस, हमने देखा अभी केरल और तमिलनाडु के बीच में, देखिए यही अभी देखा हमने, ये यहाँ है केरल, यहाँ है तमिलनाडु, ठीक है। इसके बीच में नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। दूसरा इसने कहा अन्नामलाई, ये भी हमने अभी देखा केरल तमिलनाडु के बीच में, कार्डमम भी हमने देखा केरल तमिलनाडु के बीच में, लेकिन जब पलानी की बात हुई तो हमने देखा था तमिलनाडु में, ठीक है। फिर शेवराय और जवादी, ये दोनों तमिलनाडु में मिल जाएगी। पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई, देखिए गाइस ये सब याद रखना है, ये सारी पहाड़ी इंपॉर्टेंट है। और ये आप कहाँ देखिएगा ना, मैप में देख लीजिएगा, आपको आराम से मिल जाएगी, कहीं कुछ नहीं इम्पोर्टेंट टफ कहीं कुछ भी नहीं है, ठीक है, आपको आराम से मिल जाएगी, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं, तो नीलगिरी, अन्नामलाई और नीलगिरी, अन्नामलाई और कार्डमम एक साथ पढ़ लीजिएगा। केरल तमिलनाडु में, पलानी तमिलनाडु में मिल जाएगी। शेवराय जवादी ये भी आपको तमिलनाडु में मिल जाएगी। पालकोंडा, वेलिकोंडा और नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई ये आपको आंध्र प्रदेश, और जो नल्लामलाई है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों में मिल जाएगी। देखिए आंध्र प्रदेश ही 2014 में अलग होकर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई, पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामलाई ऐसे करके होगी। अब देखिए पश्चिमी घाट पे आ जाइए, भारत ऐसे करके, तो भारत का जो ये समुद्र के इधर वाला पार्ट होता है ना, साइड में तट होता है, वो पश्चिमी घाट, और इधर वाला है वो पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट की बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए एक बार हम बात कर लेते हैं, तो इस तरह से देखिए ये होता है गुजरात, गुजरात के बाद यहाँ महाराष्ट्र आता है, महाराष्ट्र के नीचे आपका यहाँ पे ऐसे करके गोवा आ जाता है, गोवा यहीं पे कर्नाटक आ जाता है, और यहाँ पे आ जाता है केरल, ठीक है। तो ये कर्नाटका हो गया, ये केरल हो गया, ये महाराष्ट्र हो गया, ऐसे करके ये गुजरात हो गया। तो ये सब जो है ना, और ये सब कहाँ आते हैं, पश्चिमी घाट पे आपके आ रहे हैं, और पश्चिमी घाट के इधर जो सागर है वो है आपका अरब सागर है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं आगे।
तो देखिए पश्चिमी घाट का विस्तार जो है अरब सागर तट के समानांतर 1600 किलोमीटर लंबा है, मतलब ऊपर से नीचे तक जाएंगे तो 1600 किलोमीटर। इसी को हम क्या बोलते हैं, सह्याद्री भी बोलते हैं। ये हो गई इंपॉर्टेंट बात, जिसे नहीं पता उसे पता होना चाहिए। औसतन ऊंचाई 1 से लेकर 1.3 किलोमीटर तक है। यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, चोटियाँ कौन कौन सी, महाबलेश्वर, कालसूबाई, हरीशचंद्र, ये सब चोटियाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक है, पश्चिमी घाट पे। ये जो है उत्तर में ताप्ती नदी के मुहाने से गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरल और थोड़ा सा पार्ट इसका तमिलनाडु का, जो कि कन्याकुमारी है ना सबसे लास्ट में, ये सारा आपको इधर मिल जाएगा पश्चिमी घाट पे, ठीक है गाइस। तो देखिए हम जब ऐसे करके बनाते हैं तो ये है आपका गुजरात वाली साइड, ठीक है, ये गुजरात है, ऐसे करके गुजरात आता है, महाराष्ट्र आता है मान लीजिए, फिर यहाँ पे गोवा आ जाता है, कर्नाटका आ जाता है, यहाँ पे आ जाता है केरल, ठीक है। अब जो ऐसे करके जब आप बनाते हैं ना ऐसे, तो ये तमिलनाडु आता है। तो तमिलनाडु का जो कन्याकुमारी वाला है वो भी अरब सागर को टच करता है, ठीक है। तो ये सारे जो है ना, ताप्ती नदी बह रही है। तो इसने कहा ताप्ती नदी जहाँ गिरती है समुद्र में, वहाँ से लेकर नीचे तक का जो पूरा है वो है आपका पश्चिमी घाट। ये जो है वास्तविक पर्वतीय श्रेणी नहीं है, ये क्या है, पर्वतीय वास्तविक पर्वत श्रेणी नहीं है। इसका निर्माण प्रायद्वीपीय भारत के गोंडवाना लैंड के विभाजन से निर्मित कगार या फिर स्थल के एक खंड के अरब सागर में अवसंबलन के कारण हुआ है। देखिए पर्वत नहीं, देखिए जब एक पत्थर है, ठीक है, वो टूटता है तो यहाँ पे क्या है, टूटेगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, तो ये जो है थोड़ा नीचे की तरफ ऐसे हो जाता है, ठीक है। तो ये पर्वत नहीं है, ये क्या है, जो गोंडवाना लैंड जो टूटा था तो उसका विभाजन होता है, उससे क्या बनता है, कगार बन जाता है या फिर एक खंड जो अरब सागर में क्या होता है, अवसंबलन के कारण हुआ है, ठीक है। पश्चिमी ढाल इसकी क्या होती है, तीव्र यानी कि खड़ा होता है। जब टूटेगा, जब ये पत्थर टूटेगा तो किस तरह का होगा, टूटने के बाद वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का पत्थर है, ठीक है। तो ये इसकी जो ये वाली ढाल है ना, वो मंद ना होके, ऐसी ना होकर कैसी होती है, ये ऐसे बनता है, ऐसे, मतलब यहाँ पे ये पठार है, ये ऐसे जाता है ऐसे, ठीक है, बहुत खड़ा होता है, बहुत तीव्र होता है। और पूर्वी ढाल इसका क्या है, मंद है, सीढ़ी नुमा है, मतलब ऐसा समझ लीजिए ऐसे, और पूर्वी ढाल इसका कहते हैं ऐसे ऐसे करके, ऐसे इस तरह से, ठीक है। अब मतलब ऐसा भी नहीं, मैंने थोड़ा सा गलत बना दिया, तो ऐसे ऐसे, ठीक है। ये है आपका ये है पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट। तभी आप देखते हैं मैक्सिमम नदियाँ जो पूर्व की तरह बह रही हैं, क्योंकि इसकी ढालियाँ मंद है। यहाँ पे तो वैसे नदियाँ ज़्यादा खास है नहीं, ठीक है, 2 नदियाँ इस साइड गिरती हैं, नर्मदा और ताप्ती। तो इसने कहा ताप्ती का जो उद्गम है, मतलब ताप्ती वाली साइड से नीचे तक का पूरा पश्चिमी घाट है। नर्मदा ऊपर बहती है, ताप्ती उसके नीचे, नर्मदा ताप्ती। अब इसने कहा महाबलेश्वर के पास ही जो है गोदावरी, भीमा, कृष्णा आदि नदियों का उद्गम मतलब जहाँ से ये स्टार्ट होती है। तो महाबलेश्वर कहाँ, महाराष्ट्र में। इसने कहा ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में यहाँ महाबलेश्वर है, यहाँ पे बह रही है आपकी गोदावरी, गोदावरी के नीचे बह रही है कृष्णा, ये यहीं से निकली है, ठीक है। तो इसने कहा कि यहाँ की नदियाँ गोदावरी, कृष्णा और भीमा भी यहीं से निकली। तो यहाँ की नदियाँ अपने मुहाने पर ज्वार नदमुख का निर्माण करती हैं, मतलब इसने कहा कि एस्चुरी का निर्माण करती हैं। देखिए क्या होता है कि जब आप ऐसे करके बनाते हैं भाई, यहाँ की जो नदियाँ यहाँ ऐसे बहती हैं वो क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं इस तरह से, ठीक है। लेकिन जो यहाँ बहती हैं वो क्या है, बहुत तेज़ी से गिरती हैं, तो डेल्टा वेल्टा कुछ नहीं बनाती हैं, डायरेक्ट जो है गिर जाती हैं जाके समुद्र में। हम यहाँ पे बोलते हैं इस पार्ट को ज्वार नदमुख बोलते हैं या फिर एस्चुरी बोलते हैं। कोई डेल्टा नहीं बनाती है, डायरेक्ट तेज़ी से गिर जाती है समुद्र में। अच्छा देखिए यहाँ पे अब गई, यहाँ प्रायद्वीपीय भारत के प्रमुख दर्रे की बात कर लेते। अच्छा यहाँ पे एक और पॉइंट देखिए, पश्चिमी घाट पर्वतीय श्रृंखला को विश्व में सर्वाधिक संपन्न जैव विविधता वाली श्रेणी में रखा जाता है, यानी कि इसने कहा इसकी जैव विविधता बहुत ज़्यादा है। यूनेस्को ने क्या करा, 2012 में इसे जो है विश्व धरोहर स्थल घोषित कर दिया, इसको पश्चिमी घाट को, ठीक है। प्रमुख पहाड़ियाँ इसमें नीलगिरी होगी, अन्नामलाई, इलायची, यही 3 अभी हम पढ़ के भी आ रहे थे। अन्नामलाई, नीलगिरी, अन्नामलाई और क्या है, कार्डमम या इलायची, ये पश्चिमी घाट की प्रमुख पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ और देख लेते हैं। दर्रा देखिए यहाँ पे, दर्रे हमने कौन कौन से, पालघाट अभी देखा था, सेनकोटा पढ़ा था, तो पालघाट हमने देखा था किस किस के बीच में था, यहाँ पे ऊपर थी आपकी नीलगिरी पहाड़ी और उसके नीचे थी अन्नामलाई, उन दोनों के बीच में
नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में ये दर्रा था आपका पालघाट दर्रा। तो इससे आप कहाँ जा सकते हैं, पलक्कड़, पलक्कड़ से कोयम्बटूर, मतलब पलक्कड़ से कोयम्बटूर जा आ सकते हैं, ठीक है। फिर इसने कहा सेनकोट्टा, सेनकोट्टा जो है अन्नामलाई और फिर आपका कार्डमम के बीच में था, और इससे आप कहाँ जा सकते हैं, तिरुवनंतपुरम से मथुरै जा सकते हैं, ठीक है। अब एक दर्रा हम देखेंगे भोर घाट, ठीक है, एक देखेंगे थाल घाट। चलिए, तो देखिए क्या है गाइस, महाराष्ट्र में है ये दोनों। तो यहाँ पे है मुंबई, यहाँ है नासिक, नहीं, एक है मुंबई, नासिक, पुणे। तो मुंबई और नासिक, अगर आप मुंबई से नासिक जाना है आपको, तो आप थालघाट दर्रे से होते हुए जाएंगे, ठीक है। मतलब यहाँ बीच में एक दर्रा मिलेगा आपको, थालघाट दर्रा, जिससे आप मुंबई से नासिक जाएंगे। भोर घाट दर्रा मिलेगा, इससे आप कहाँ जाएंगे, मुंबई से पुणे जाएंगे, ठीक है। चलिए, मतलब इसने ये कहा महाराष्ट्र के दोनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, केरल के दोनों दर्रे बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी घाट की हमने बात कर ली, पूर्वी घाट देखते हैं। तो इसने पूर्वी घाट की बात करें तो भारत का जो पूर्वी घाट का असतत श्रृंखला के रूप में जो है उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु, ये क्या होता है असतत श्रृंखला। देखिए, जब हमने पश्चिमी घाट बनाया तो इस तरह से हमने कुछ बनाया, अब पूर्वी घाट ऐसे नहीं बनता है, ये इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका तमिलनाडु, उसके ऊपर होता है आपका आंध्र प्रदेश, उसके ऊपर होता है आपका उड़ीसा। तो इसने कहा उड़ीसा से लेकर तमिलनाडु तक का असतत श्रृंखला है, ठीक है। गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, पलार नदियाँ द्वारा जो है विच्छेदित होकर और अत्यंत अपर्दन के कारण क्या है, पूर्वी घाट की औसत ऊंचाई जो पश्चिमी घाट की अपेक्षा कम है, यानी कि आपको ऐसा मिलता है पूर्वी घाट, ठीक है। मतलब इसकी ऊंचाई देखिए कम होती है। कौन कौन सी नदियाँ यहाँ पे बह रही हैं, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, ये सब इस तरह से बह रही हैं, ठीक है। अब इसने का ऊंचाई इसकी लिखी है 1100 मीटर, यानी 1.1 किलोमीटर तक है। अब इसने कहा कि यहाँ के पूर्वी घाट के मध्य भाग में 2 समानांतर पहाड़ी पाई जाती हैं, ठीक है, जिसमें से पूर्वी पहाड़ियों को वेलिकोंडा श्रेणी और पश्चिमी पहाड़ियों को पालकोंडा श्रेणी कहते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, वेलिकोंडा पालकोंडा दोनों आप जानते हैं, ठीक है। आंध्र प्रदेश में हमने देखा था। तो वैसे ये देखिए वेलिकोंडा पालकोंडा आंध्र प्रदेश, ये देखिए गैस ये बना रखा है, यहाँ लिखा है पश्चिमी घाट और यहाँ लिखा है देखिए पूर्वी घाट, ठीक है। तो पूर्वी घाट में क्या है, कटीले शिखर है, तीव्र ढाल सहित अत्यंत विषम और क्या उबड़ खाबड़ क्या है पहाड़ी क्षेत्र है। और इसमें क्या है जवादी शेवरॉय पहाड़ी के रूप में देखा जा सकता है, नीलगिरी में मिल जाते हैं ये, ठीक है। सब बेकार की बात लिखी। चलिए, पूर्वी घाट की प्रमुख पहाड़ियों की बात करते हैं। तो देखिए तमिलनाडु में कौन कौन सी पहाड़ी है, यहाँ पे देखिए क्या है, कौन कौन सी पहाड़ी है, सारी इंपॉर्टेंट, जो इंपॉर्टेंट है मैं बता देती हूँ। जवादी पहाड़ी आप देखिएगा मैप में, शेवरॉय देखिएगा तमिलनाडु में है, ये है पंचमलाई और क्या है सिरुमलाई, ठीक है। पंचमलाई, हाँ सारी इंपॉर्टेंट है, पंचमलाई भी सिरुमलाई। तमिलनाडु के ऊपर रहता है आंध्र प्रदेश, वो देखिए यहाँ पे नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा और नगारी पहाड़ी, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नगारी नाम भी याद हो तो ये नल्लामलाई, वेलिकोंडा, पालकोंडा याद रखिएगा, जवादी शेवरॉय याद रखिएगा, पंचमलाई, शिरुमलाई, ये सारी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद तटीय मैदान की बात करते हैं हम, ठीक है। तो पर्वत पढ़ेंगे तो कैसे ये सब आ जाएगा वहाँ पे, तो हम सब पढ़ लेंगे, सब देख लेंगे मैप में सब कुछ। अब यहाँ पे हम तटीय मैदान की, तो देखिए तटीय मैदान में अगर हम बात करें तट की, तो भारत के तटीय मैदान का विस्तार प्रायद्वीपीय पर्वत श्रेणी और क्या है समुद्र तट के मध्य हुआ है, ठीक है। इसका निर्माण जो है आपका सागरीय तरंगों द्वारा अपर्दन निक्षेप तथा पठारी नदियों द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से हुआ है। जो तट है, यानी कि जो ये जो है ना ये तट है भारत, यहाँ पे तट ही तो है, ठीक है, जो समुद्र से मिलते हैं। तो देखिए इस तट है निर्माण सागरीय तरंगों के अपर्दन निक्षेप, पठारी जो नदियां हैं उससे जो अवसाद आते हैं उनके द्वारा तट का क्या होता है निर्माण होता है। नदियां अपने साथ कोई मिट्टी उट्टी बहा के लाती है, कहीं पे जाके गिरा देती है, रोक देती है, तो तटों पे रोक देती है, उसके बाद नदी बह जाती है, समुद्र में चली जाती है, तट बन जाते हैं। भारत के तटीय मैदान 2 भाग, एक पश्चिमी तट हो गया, पश्चिम साइड पे तट होता है, एक पूर्वी साइड पे तट होता है। एक पश्चिम साइड पे तट मिल जाएगा, एक पूर्वी साइड पे तट मिल जाएगा, ठीक है। पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी घाट
और अरब सागर के तट के बीच निर्मित मैदान को पश्चिम तटीय मैदान कहते हैं। इसका विस्तार गुजरात के सूरत से लेकर तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक हुआ है। तो ये देखिए, यहाँ से लेकर गुजरात के सूरत से लेकर आप ये तट ऐसे देखेंगे 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 देखेंगे, यहाँ कन्याकुमारी तक आपको पश्चिमी घाट पश्चिम तटीय मैदान मिल जाएगा। पश्चिम तटीय मैदान को पुनः 4 वर्गों में बांट दिया गया है, जैसे गुजरात का मैदान हो गया, ठीक है, तथा मैदानी तट हो गया, गुजरात का तटवर्ती क्षेत्र हो गया, काठियावाड़ा या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं, ठीक है। फिर है आपका कोंकण, सब बकवास, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा ही लिख दिया गाइस। यहाँ है गुजरात का मैदान, ठीक है, या मैदानी तट, गुजरात का मैदानी तट या गुजरात का तटवर्तीय क्षेत्र, इसे कच्छ और काठियावाड़ा या सौराष्ट्र का तटीय मैदान भी कहते हैं। मतलब इसने एक कहानी को इतना गौच कर दिया। देखिए, एक तो ये वाला तट हो गया गुजरात वाला, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं कच्छ, काठियावाड़ा या सौराष्ट्र। एक्चुअली ये सब चीज़ें यहीं मिल जाएंगी, इसलिए इसे कच्छ, काठियावाड़ा या सौराष्ट्र बोल दिया। यहीं पे काठियावाड़ा, यही सौराष्ट्र, यहीं कच्छ, ये सब मिल जाएगा। तो यहाँ वाला एरिया पूरा इसने कहा गुजरात का मैदानी तट कह दिया। दूसरा होता है कोंकण तट होता है। कोंकण तट यानी कि आपका दमन व महाराष्ट्र से गोवा के बीच का जो होता है, ठीक है। हम जानते हैं दमन यहीं कहीं है, महाराष्ट्र यहीं पे है, तो महाराष्ट्र से ये हो गया आपका, यहाँ पे है गोवा। तो यहाँ वाले को जो बोलते हैं उसको हम बोलते हैं कोंकण तट। अब ये कर्नाटका वाला इसके नीचे होता है, यहाँ पे कर्नाटका, तो कन्नड़ मैदान, कन्नड़ तट मान लो। गोवा से कहाँ तक, मंगलुरु, कर्नाटका। अब मंगलुरु से लेकर पूरा आपका नीचे तक कन्याकुमारी तक जो होता है, मंगलुरु टू कन्याकुमारी जो तट होता है उसको हम बोलते हैं मालाबार। फिर से देखिए, पहला तट होता है गुजरात तट, दूसरा होता है कोंकण तट, फिर होता है कर्नाटका वाला कन्नड़ तट, उसके नीचे वाला होता है मालाबार तट। यानी कि गुजरात वाला तो आप जान गए, गुजरात तट मान लो। फिर कोंकण जो होता है वो दमन से लेकर गोवा तक है, दमन महाराष्ट्र से गोवा तक है। फिर गोवा टू मंगलुरु कर्नाटका में आता है, वहाँ तक आपका कन्नड़ है। मंगलुरु से कन्याकुमारी आपका मालाबार है। अब है भारत के पश्चिमी तटीय मैदान। गुजरात में सबसे चौड़े हैं और दक्षिण में आते आते इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, केरल में ये फिर से चौड़ा हो जाता है। मतलब ऐसा समझिए, मतलब ये ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे, ऐसे केरल में थोड़ा सा चौड़ा हो जाता है वापस से, ठीक है, ऊपर चौड़ा है। कन्नड़, कोंकण के तटीय मैदान साल, सागवान। मतलब ये जो तटीय मैदान है ना, कोंकण वाले में, कोंकण कौन सा अगला था, महाराष्ट्र वाला था, ऊपर वाला जो महाराष्ट्र से गोवा तक वाला जो था। तो यहाँ पे कौन कौन से वृक्ष मिलते हैं, साल, सागवान मिल जाते हैं। फिर कन्नड़ कर्नाटका वाला था, मतलब गोवा से लेकर मंगलुरु तक वाला। तो कन्नड़ के तटीय मैदान का निर्माण जो है प्राचीन रूपांतरित चट्टान से हुआ है, जिस पर जो है गरम मसाले मिलेंगे, सुपारी, नारियल मिलेगा। तो कर्नाटका के कन्नड़ तट पे क्या मिल जाएगा, गरम मसाला, सुपारी, नारियल मिल जाएगा। और इसे मालाबार तट यानी कि जो मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी नीचे तक जाता है तमिलनाडु। और इसे लगा मालाबार के तटीय मैदान में क्या है, कयाल यानी कि लैगून पाए जाते हैं, ठीक है, जिसका प्रयोग जो है मछली पकड़ने के लिए। लैगून क्या होता है बस समझ लीजिए कि ऐसे करके बना, ऐसे करके आपका तट बना हुआ है, ऐसे करके कुछ ऐसे करके बना हुआ है। तो यहाँ वाला जो ये छोटा सा एरिया इसमें पानी भर जाता है, तो ये पानी है। तो यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए या जल परिवहन के साथ साथ पर्यटन, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये आपको मिलेगा मालाबार तट, ये आपको केरल के आसपास मिल जाएगा, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, कयाल या लैगून बोलते हैं। मतलब आप ऐसा समझिएगा, फिर से बनाती हूँ। ये गुजरात वाला एरिया नीचे गए, अब यहाँ से आपने ना ऐसे करके बना दिया कुछ, ठीक है। तो ये वाला एरिया, इसमें पानी भरेगा, मतलब समुद्र का ही पानी रहेगा इसमें। इसे हम बोलते हैं लैगून या कयाल बोलते हैं, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं केरल है, तो लैगून कयाल बोलते हैं। क्या क्या हो जाता है, मछली पकड़ सकते हैं आप इसमें, जल परिवहन कर सकते हैं, पर्यटन हो सकता है, ये सारी चीज़ें। तो केरल के पुन्नामदा कयाल में प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली यानी कि नौका दौड़ होती है। आपने देखा होगा, एक बड़ी सी नाव होती है, उसमें बहुत सारे लोग बैठे होते हैं, इधर उधर बैठे होते हैं, और फिर वो नाव की रेस होती है, ठीक है। ये कहाँ पे होती है, केरल के पुन्नामदा कयाल में होती है, ठीक है। क्या होती है, नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली प्रतियोगिता, ठीक है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसने लिखा है पश्चिमी तटीय मैदान। जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण है
और ये जलमग्न तटीय मैदान के उदाहरण हैं। ये अधिकतर क्या है, कटा फटा होने के कारण क्या है, पत्तनों और बंदरगाहों के विकास के लिए क्या है, प्राकृतिक परिस्थितियाँ प्रदान करता है। पश्चिम तटीय मैदान, तो गाइस यहाँ क्या मिल जाएंगे आपको, बंदरगाह मिल जाएंगे। अब आ जाते हैं पूर्वी तटीय मैदान, ये वाला हो गया। अब हम आ गए पूरब साइड पे, ये वाली साइड पे आ गए, ठीक है। तो इसमें पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के तट के बीच में जो है मैदान होंगे, तटीय मैदान होंगे, उसे हम बोलते हैं पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। मतलब इसने कहा यहाँ पे है पूर्वी घाट और यहाँ है बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल। इसके बीच में जो मैदान मिलेंगे वो पूर्वी तटीय मैदान होंगे। इसका विस्तार कहाँ, स्वर्ण रेखा नदी से कहाँ, कन्याकुमारी तक है, ठीक है। तो इसने कहा कि पूर्वी तटीय मैदान या फिर घाट को 3 भागों में बांट दिया। एक इसने कहा उत्कल तट हो गया, स्वर्ण रेखा नदी से महानदी तक, ठीक है, जैसे कि आपने ये बनाया, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से स्वर्ण रेखा बह रही है, यहाँ महानदी बह रही है, इसके बीच का जो एरिया है उसको उत्कल तट बोला है। अब उसके बाद होता है उत्तरी सरकार, जो कि महानदी से लेकर कहाँ, ये मान लेते हैं कृष्णा नदी बह रही है, ठीक है। तो महानदी से कृष्णा नदी के बीच का जो है वो है उत्तरी सरकार। फिर आता है कोरोमंडल तट, यानी कि जो कृष्णा नदी है और लास्ट में है कन्याकुमारी, इसके बीच का जो तट है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल तट, ठीक है। तो जो ये वाला है आपका स्वर्ण रेखा से महानदी के बीच वाला, वो है उत्कल। और फिर है उत्तरी सरकार, जो कि आपकी है महानदी से लेकर कृष्णा नदी तक के बीच का, उसको हम बोलते हैं उत्तरी सरकार, ठीक है। और जो आपका कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक का है उसको हम बोलते हैं कोरोमंडल, ठीक है। तो जो ये जो उत्कल तट है वो उड़ीसा में मिल जाएगा आपको। उत्तरी सरकार उड़ीसा के नीचे आता है आंध्र प्रदेश, और जो कोरोमंडल है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के नीचे आता है तमिलनाडु। मतलब अगर ऐसे है तो ये होता है आपका उड़ीसा, फिर आपका आता है आंध्र प्रदेश, फिर आपका आता है तमिलनाडु। तो पहला उत्कल तट सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा में मिलेगा, फिर है उत्तरी सरकार आपको उड़ीसा और क्या है, आंध्र में मिल जाएगा, और कोरोमंडल जो है आपको आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में मिल जाएगा। अच्छा, तो पूर्वी तटीय मैदान को दक्षिण पश्चिम मानसून और उत्तर पूर्वी मानसून, दोनों मानसून से वर्षा प्राप्त होती है, ठीक है। मतलब इसने कहा कि जो आपका पूर्वी तटीय मैदान है ना, जब दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे करके जाता है तो थोड़ी बहुत बारिश आपको इससे मिल जाती है। और फिर जब उत्तर पूर्वी मानसून आता है, जो इस तरह से आता है, उससे भी क्या है, इसको वो मिल जाती है वर्षा, ठीक है। ऐसे देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून ऐसे करके भारत में एंट्री मारती है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे वर्षा मिल जाएगी दक्षिण पश्चिम मानसून से। फिर उत्तर पूर्वी मानसून ऐसे आती है, और ऐसे जब आ रही होती है तो कोरोमंडल तट पे वर्षा कर देती है, तो यहाँ पे भी आपको वर्षा मिल जाएगी। यानी कि इन दोनों से आपको वर्षा मिल जाएगी। इस क्षेत्र में क्या है, चिकनी मिट्टी की प्रधानता है, जिसकी वजह से यहाँ पे चावल की खेती अच्छी होती है। पूर्वी तटीय मैदान में गोदावरी और कृष्णा नदी के डेल्टा में क्या है, आपका कोलेरू झील मिलती है, ठीक है। तो ये जैसे कि आपका ये है, गोदावरी नदी बह रही है, कृष्णा नदी बह रही है, इसका भी डेल्टा बन रहा है यहाँ पे, इसका भी, इसके बीच में एक झील बन जा रही है और इसको हम बोलते हैं कोलेरू झील, ठीक है। चिल्का पुलिकट लैगून या लैगून झील जो है भी पूर्वी तटीय मैदान में मिलेगी। यानी कि चिल्का और पुलिकट आपको कहाँ मिलेगी, यहीं पे मिलेगी। यहाँ पे चिल्का मिल जाएगी, पुलिकट मिल जाएगी और यहाँ पे कोलेरू झील मिल जाएगी। ये 3 झील आपको यहाँ पे मिल जाती है। अब इसमें का पूर्वी तटीय मैदान पश्चिमी तटीय मैदान की तुलना में अधिक चौड़ा है, क्योंकि जो पूर्वी तटीय मैदान की नदियाँ अपने मुहाने पर एस्चुरी ना बनाकर क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। मतलब इसने कहा कि ये जो है ना, यहाँ पे ये चौड़ाई इसकी अच्छी खासी है। क्यों यहाँ पे नदियाँ क्या बनाती हैं, डेल्टा बनाती हैं। इस वजह से ये तटीय मैदान ना पश्चिम की अपेक्षा अधिक चौड़ा है, ठीक है। तो पूर्वी तटीय मैदान पर उत्तर से दक्षिण में स्थित जो डेल्टा है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, तो हम जब हमारा पूर्वी तटीय मैदान ऐसे, यहाँ पे है उड़ीसा के नीचे आता है आंध्र प्रदेश के नीचे आता है तमिलनाडु, ठीक है। तो देखिए, उड़ीसा में एक बनता है महानदी डेल्टा, ठीक है। फिर आता है गोदावरी आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, गोदावरी डेल्टा। अब कृष्णा जो है, कृष्णा भी आंध्र प्रदेश में क्या बनाती है, कृष्णा नदी है ना, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा नदी, ये है, समझिए, ठीक है। तो महानदी से उड़ीसा में महानदी डेल्टा बनता है, गोदावरी नदी से आंध्र प्रदेश में गोदावरी डेल्टा बनता है, कृष्णा नदी से जो है आपका आंध्र प्रदेश में कृष्णा, और उसके नीचे बहती है कावेरी, जो कि तमिलनाडु में कावेरी डेल्टा बना देती है, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे देखिए भारत के द्वीपीय समूह जो है हम नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे। फिलहाल अभी जो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।